गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं बीके दीक्षित आप सबका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल बीके दीक्षित ट्यूटोरियल में। और आज का जो सबक है जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे वो नया नहीं है। इसका पहला पार्ट आपके सामने ऑलरेडी हम प्रस्तुत कर चुके हैं और उसमें मैंने बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन का पहला पार्ट जो प्रस्तुत किया था उसी कंटिन्यूएशन में सेकंड पार्ट लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और तो चलिए देखते हैं क्या है इस सेकंड पार्ट में, क्या खास बातें हैं, क्या हमको जाननी चाहिए। ठीक है, इसको सबसे अब जो आपने पहले पार्ट में पढ़ा था कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, स्पीसीज एरिया कॉन्सेप्ट, यानी उससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने आपको क्लियर किए थे, आपको बताए थे। अब हम पढ़ेंगे जो दूसरा पार्ट है, ये बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। यानी इस वीडियो को तो तुरंत कोई भी आप मिस न कीजिएगा। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, अगर आप बोर्ड के एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को आप देखें तो इसी पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एक चीज़ और मैंने इसमें किया है जो बार बार मैं बताते जा रहा हूँ आपको, हमारे वीडियो के जो इंटरनेट हमने कनेक्ट करने की कोशिश की है कि आप जो है इस वीडियो के लिंक से दूसरे वीडियो आप अपने क्लास के दूसरे वीडियो में जा सकते हैं। और दूसरी बात, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसकी समरी भी पा सकते हैं। आप अच्छी तरीके से आप उसको पढ़ सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, वैसे मैं वीडियो में ही एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करता हूँ। मैं यथासंभव हमारी कोशिश यही रहती है कि एक बार आप सिंसियरली सुने तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इन स्पाइट ऑफ दिस, अगर आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ती है तो इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स की सहायता लें। पहला टॉपिक है आज का, वो क्या है, कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो, बायोडाइवर्सिटी अभी आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि 6 जो मास एक्सटिंक्शन हो रहा है उसका काज ह्यूमन बीइंग है और वो बहुत तेज 100 to 1000 टाइम्स ग्रेटर स्पीड के साथ एक्सटिंक्शन हो रहा है, ये आपको बताया गया था। तो क्या काज है, अब इसके बारे में देखा देखिए इसके काज क्या है। तो इसके 4 इंपॉर्टेंट काज यहाँ पर दिए गए हैं: हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलाइन स्पीसीज इन्वेजन, या इसी को हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक और एलाइन स्पीसीज, और को एक्सटिंक्शन। तो ये जो 4 जो इम्पोर्टेंट काज हैं जो बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, डिप्लेट कर रहे हैं, उनको डेविल क्वार्टर कहा जाता है। डेविल 4Q भी शॉर्ट में हम कह सकते हैं, डेविल क्वार्टर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसी को वन बाय वन डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, नाम से क्लियर है, जितने जो वाइल्ड लाइफ है उनका हैबिटेट क्या है, फॉरेस्ट में जो है वो नेचुरल हैबिटेट है। तो फॉरेस्ट का कटना, डिफॉरेस्टेशन होना, या रोड या इंडस्ट्रीज या अदर कंस्ट्रक्शन वर्क के कारण उन हैबिटेट का छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाना बायोडाइवर्सिटी लॉस का एक बहुत बड़ा कारण है। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट इज प्राइमरी काज ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। और एक डाटा यहाँ पर दिया गया है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो कभी 14% हुआ करते थे, इंटेंसिव डिफॉरेस्टेशन के कारण आज घट करके 6% रह गए हैं। सोचिए जरा, और ये मॉडर्न एज में बहुत तेज हुआ है। अर्लियर इट वाज वेरी लेस, बट जो 21st सेंचुरी चल रही है वो बायोडाइवर्सिटी के लिए घातक सेंचुरी है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अमेजन रेन फॉरेस्ट, इसको लंग ऑफ द प्लेनेट कहा जाता है। और इसके पीछे कारण है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्लांट्स आर द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। तो जो अमेजन फॉरेस्ट है वो ये लॉट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द अमेजन फॉरेस्ट, और इसीलिए इसको लंग ऑफ द प्लेनेट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद से क्या है कि जब डिफॉरेस्टेशन होगा, लॉस ऑफ हैबिटेट होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा, तो उसका असर क्या होगा। असर ये होता है कि व्हेन लार्ज साइज हैबिटेट आर ब्रोकन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, सर्टेन एनिमल्स आर बैडली अफेक्टेड एंड थ्रेटन देयर सर्वाइवलशिप। मैं उदाहरण के लिए बताऊं, शेर की एक अपनी टेरिटरी होती है, लायन हैज ए डिफिनिट टेरिटरी,
अब उस टेरिटरी में वो अपना शिकार करता है। अब उसकी टेरिटरी अगर डिवाइडेड हो जाए, टेरिटरी उसकी रिड्यूस हो जाए, तो शेर को शिकार करने में दिक्कत होगी, और जब शिकार करने में दिक्कत होगी तो उसकी पॉपुलेशन वैसे ही कम होती जाएगी। तो दिस इज द रीजन हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन कैसे जो है वो कर रहे हैं, जो मतलब बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट कर रहे हैं। अब इसके वजह से देखिए यहाँ पर कुछ एक्सटिंक्ट एनिमल के नाम दिए गए हैं, जैसे डोडो। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला डोडो 16वीं सेंचुरी में ख़त्म हो गया, और ख़त्म होने का पीछे हम ही कारण है क्या, इसका जो मीट है ना, फ्लैश है, वो इतना इंटरेस्टेड, स्वादिष्ट, टेस्टी लगा लोगों को कि उन्होंने इसको मार मार के खा गए। ये फ्लाइटलेस बर्ड है, तो आज ये ख़त्म हो गया। इसी तरह से क्वाइगा अफ्रीका से ख़त्म हो गया है, ये थाइलेसिन ऑस्ट्रेलिया से ख़त्म हो गया है, ये स्टीलर सी काऊ रसिया से ख़त्म हो गया है। तो ये आप देख सकते हो कि ये जो 4 एनिमल है जो रिसेंटली 300-400 वर्षों में डिसअपियर होने वाले हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले एनिमल हैं, ठीक है। इसके बाद से दूसरा जो डेविल क्वार्टर है वो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब उनके जो भी बायोडाइवर्सिटी से जो हमें रिसोर्स मिलते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन यानी उनका यूज़, उनकी जो जितना वो प्रोवाइड कर सकते हैं उस क्षमता से ज़्यादा यूज उनका हम लोग करते हैं, ह्यूमन बींग्स करते हैं, और इसके वजह से भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ है। जैसे व्हेन द नेचुरल रिसोर्सेज आर ओवर एक्सप्लॉयटेड बाय ह्यूमन ड्यू टू ग्रेट नीड, हमारी तो ग्रेट ऑफ हिज ग्रीड, अपने लालच की वजह से हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जब यूज़ करते हैं तो क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी का डिग्रेडेशन होता है और रिसोर्सेस एक्सटिंक्ट होते हैं। तो इसके वजह से स्टीलर सी काऊ, पैसेंजर पिजन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ख़त्म हो गए, ठीक है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो कि मतलब जो रिसोर्सेस है, जैसे फॉरेस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, तो उसको ग्रेजिंग, मतलब जो कैटल्स होते हैं उनके ग्रेजिंग के लिए जो चारागाह बनाए गए, ठीक है, चारागाह के लिए बहुत बड़े बड़े जो है जंगल काट दिए गए। अब वो चारागाह क्यों बनाए गए, कि उनके जो कैटल्स थे, जिनको वो पालते थे, उनके मीट से बर्गर बना के खा सके। अभी कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि अपने जीव के स्वाद के लिए हम कैटिल के मीट चाहिए हमको बर्गर बनाने के लिए, और बर्गर बनाने के लिए पशुओं को पालना है, तो चारागाह चाहिए तो जंगल काट दो, यानी बायोडाइवर्सिटी का लॉस कर दो। तो ये इस तरीके की इंसिडेंसेस हुए हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी आज खतरे में है, और आज हम लोगों को ये चर्चा करनी पड़ रही है। तीसरा डेविल क्वार्टर है, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक आर एलियन स्पीसीज। मतलब कोई हैबिटेट है, किसी पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर जब हम किसी दूसरे इंडिविजुअल को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो एक्सोटिक हुआ, और वो मोर इफिशिएंट है कंपैरेटिवली नेटिव स्पीसीज। तो क्या इसका असर क्या होगा, इसका असर ये होगा कि द एक्सोटिक स्पीसीज विल एलिमिनेट द नेटिव स्पीसीज। तो ये इसका असर है। अब इसका एग्जांपल देखिए, ये आप देखिए विक्टोरिया लेक, ईस्ट अफ्रीका में जो विक्टोरिया लेक है उसमें कभी नेटिव सिचिड फिश, ये देखिए सिचिड फिश का जो है डोमिनेंस था, लेकिन जैसे ही नाइल पर्च एक प्रीडेटर फिश है, ये देखिए आप, ये सिचिड फिश है और ये नाइल पर्च है, प्रीडेटर फिश है। एज नाइल पर्च इज इंट्रोड्यूस इन द विक्टोरिया लेक, एटलीस्ट 200 से भी ज़्यादा, मैंने 200 से भी ज़्यादा सिचिड स्पीसीज जो प्रेजेंट थे विक्टोरिया लेक में, वो गायब हो गए, विक्टोरिया लेक से गायब हो गए। क्यों गायब हो गए, क्योंकि प्रीडेटर फिश के साथ वो कॉम्पीट नहीं कर पाया, प्रीडेटर फिश ने उनको एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। तो ये जो है सिचिड फिश के अंदर जो जीन था, जो डाइवर्सिटी थी, वो ख़त्म हो गई, ठीक है। तो ये भी एक कारण है। इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो एक्सोटिक हैं, यानी वो इनका इंट्रोडक्शन बाहर से हुआ है, एंड दे आर थ्रेटनिंग आवर नेटिव प्लांट स्पीसीज। जैसे ये पार्थेनियम, आप देख सकते हैं पार्थेनियम है, पार्थेनियम कैरेट ग्रास, जैसे ये बहुत तेज़ी से ग्रो होता है, ठीक है। इसी तरह लेंटाना, ये भी एक तरह का जो है प्लांट है। आप यहाँ पे देख सकते हो वाटर हायसिंथ, ये तो इसको टेरर ऑफ बंगाल कहा ही जाता है, क्योंकि ये इतना ऑक्सीजन ड्रॉ करता है वाटर से, ये अदर एक्वेटिक एनिमल के लिए ये खतरा है।
तो ये प्लांट कुछ ऐसे हैं जो इंट्रोड्यूस हुए हैं और बायोडाइवर्सिटी के लॉस के लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ पर देखिए इंडियन कैटफिश, जिसको जो है ये क्लैरियस बेट्रैकस जो है ये है इंडियन कैटफिश, जब इनकी कभी डोमिनेंसी थी इंडिया में, लेकिन जब अफ्रीकन कैटफिश का इंट्रोडक्शन हुआ, ये भी एक्सोटिक स्पीसीज है, तो ये इंडियन जो कैटफिश है जिसको हम क्या कह रहे हैं क्लैरियस ये बैक्टेरिकस, और ये जो अफ्रीकन कैटफिश क्या है क्लेरियस गैरीपाइनस। तो क्लेरियस गैरीपाइनस ने क्लेरियस बैक्टेरिकस यानी अफ्रीकन कैटफिश ने इंडियन कैटफिश को एलिमिनेट कर दिया। तो ये भी एक क्लास ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। तो ये एक्सोटिक स्पीसीज के कुछ एग्जांपल्स हैं। अब को एक्सटिंक्शन में क्या है, को का मतलब साथ साथ एक साथ डिसअपियर होना। अब इसको मैं ऐसे समझाऊं कि अगर बाय द वे कोई स्पीसीज ये है और बी के ऊपर वो पूरी तरह डिपेंडेंट है, ठीक है, या ए और बी दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअल रिलेशन में है, अगर ए गायब हो जाए तो या बी गायब हो जाए तो ए का भी सर्वाइवल खतरे में पड़ जाता है। इसको हम लोग कहते हैं को एक्सटिंक्शन, एक साथ गायब हो जाना, ठीक है। तो व्हेन ए स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट अ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एसोसिएटेड विथ इट इन एन ऑब्लिगेटरी मैनर, ऑब्लिगेटरी मैनर का मतलब कम्प्लीटली वो उसी प्लांट या एनिमल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर वो प्लांट और एनिमल गायब होगा तो उसके ऊपर जितने एसोसिएटेड उससे स्पीसीज होंगे वो भी गायब हो जाएंगे। तो इसी को कहते हैं को एक्सटिंक्शन। एग्जाम्पल के रूप में इफ होस्ट फिश स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, कोई फिश है उसके ऊपर बहुत सारे पैरासाइट प्रेजेंट है, अगर फिश एक्सटिंक्ट हुई तो वो पैरासाइट भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो ये 4 टेबल क्वार्टर्स हैं जिसके वजह से जो हैबिटेट बायोडाइवर्सिटी लॉस के सबसे बड़े कारण माने जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से आता है कंजर्वेशन। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हमें बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए, क्या ज़रूरत है भाई, हमको है, बहुत ज़रूरत है। हम अगर देखें तो बायोडाइवर्सिटी से हमको 3 तरह के फ़ायदे मिलते हैं। कौन कौन 3 तरह के फ़ायदे मिलते हैं? जैसे नैरोली यूटिलिटेरियन, इसको हम स्मॉल स्केल बेनिफिट के अंदर समझ सकते हैं कि मतलब कुछ जो भी बायोडाइवर्सिटी है इससे हमको कुछ स्मॉल स्केल बेनिफिट मिलते हैं, और इनको हम लोग नैरोली यूटिलिटेरियन के अंदर कैटेगराइज किया है। कुछ ऐसे लार्ज स्केल पर हमको बहुत सारे फायदे मिलते हैं तो उनको ब्रॉडली यूटिलिटेरियन के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। और एथिकल आर्गूमेंट या एथिकली यानी इसको हम ये कहें कि टूरिज्म के लिए भी हम इसको कंजर्व कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट है जिसकी वजह से हमें बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना चाहिए, ठीक है। अब इन्हीं को डिटेल में देखते हैं कि जो नैरोली यूटिलिटेरियन है वो क्या है। देखिए जो बायोडाइवर्सिटी यानी पर्टिकुलरली जो फॉरेस्ट हैं, चाहे ओशन हैं, चाहे जो भी दीज ऑल आर द सोर्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। तो उनसे हमें मिलता है फूड मिलता है, फाइबर मिलता है, फायरवुड मिलता है, मेडिसिन मिलता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट 25% मेडिसिन फॉरेस्ट से मिलते हैं। हालांकि आजकल केमिकली भी सिंथेसाइज किए जाते हैं, बट जो मेन जो सोर्स कभी जो है मेडिसिन के फॉरेस्ट ही हुआ करते थे, प्लांट ही हुआ करते थे, ठीक है। तो ये नैरोली यूटिलिटेरियन है, मतलब ये स्मॉल स्केल बेनिफिट है। तो लार्ज स्केल बेनिफिट क्या है? लार्ज स्केल बेनिफिट है कि ये मेजर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है। जो फॉरेस्ट यानी प्लांट्स जो हैं दे आर मेजर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर द बायोस्फीयर, मतलब हम लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करके बैलेंस भी करते हैं। तो ये बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ग्रीन हाउस बढ़ेगी, फिर तमाम प्रॉब्लम होगी, आप कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है। पॉलिनेशन थ्रू पॉलिनेटर, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स और बर्ड्स और बैट्स हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। इट इज़ आल्सो ए ग्रेट एडवांटेज। इसके बाद ये तीसरा जो है ये एस्थेटिकल प्लेजर है, मतलब जो ये ब्रॉडली यूटिलिटेरियन के अंदर इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में एक और चीज़ हम ले सकते हैं, वो है हेल्प इन द रेनफॉल एंड चेकिंग द सॉइल इरोजन। तो ये जो चीज़ें हैं ये ब्रॉड लेवल बेनिफिट्स हैं।
और तीसरा जो बेनिफिट है वो है एस्थेटिक प्लेजर, यानी जो बायोडाइवर्सिटी है, चाहे फॉरेस्ट हो, ओशन हो, चाहे वो आपके जो रॉक सीरीज हो, ठीक है, सॉयल हो, जो भी हो, तो ये हमें एस्थेटिक प्लेजर भी प्रोवाइड करते हैं। ओशन में आप टूरिज्म के लिए जाते हैं, फॉरेस्ट में टूरिज्म के लिए जाते हैं, तो ये एस्थेटिक प्लेजर हमें प्रोवाइड करते हैं। तो एथिकल आर्गूमेंट भी इसके पीछे है, एथिकल यूटिलिटेरियन भी है, जिसकी वजह से हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कंजर्वेशन से रिलेटेड दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है कि बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व क्यों करें, वाई वी हैव टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। तो अभी मैंने जो डिस्कस किया, नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, एथिकल यूटिलिटेरियन, ये रीजन है जिसके वजह से हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा जो पॉइंट है जिससे अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, दूसरा पॉइंट ये है कि हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करें। यहाँ पर हमको मेथड बताने हैं कि बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करना है। और पहले हमने इसके पहले पढ़ा, वो ये पढ़ा कि हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करें। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, उनसे पूछा जाएगा कि हाउ वी हैव टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, तो वो मेथड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन लिखना शुरू करते हैं। तो बी अवेयर, इस तरह के मिस्टेक आप नहीं करेंगे। तो जो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, उनके दो अप्रोच हैं, वी कैन फॉलो टू अप्रोच। और ये दो जो अप्रोच हैं वो कौन कौन है, एक है इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सीटू को साइट से जोड़िए, साइट यानी प्लेस यानी हैबिटेट। अगर कोई भी प्लांट या एनिमल है, अगर उसको उसके हैबिटेट में, जो उसका ओन हैबिटेट है, वहाँ पर अगर हम कंजर्व कर रहे हैं, तो उस अप्रोच को हम कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। यानी हैबिटेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, उस पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल के डिसअपियरेंस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो हम उस प्लांट और एनिमल को कंजर्व करना चाहते हैं, तो कुछ रूल रेगुलेशन बना करके हम उसको उसके हैबिटेट में ही उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये इन सीटू कंजर्वेशन होगा, यानी कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ होल इकोसिस्टम विद इन देयर हैबिटेट। अब इसके लिए जो क्या अप्रोच अपनाए गए, क्या मेथड्स अपनाए गए हैं, तो ये चार तरीके के, ये चार पांच तरीके के जो है क्राइटेरिया डिसाइड किया गया फॉरेस्ट को, उनको अलग अलग नाम दिया गया है और उनको उस अलग अलग लेवल का प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। जैसे कोई फॉरेस्ट है, उसको फुल्ली कंजर्वेशन चाहिए क्योंकि वो एक्सटिंक्ट हो रहा है, तो उसके लिए ऐसे पर्टिकुलर इंडेंजर्ड प्लेसेस को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया और वहाँ पर कम्प्लीटली कंजम्पशन, जो रिसोर्स का यूज है वो कम्प्लीटली बैन कर दिया गया। यानी बायोस्फीयर रिजर्व में ह्यूमन एक्टिविटीज आर नॉट अलाउड, देयर बाउंड्री इज फिक्स। इसी तरह से नेशनल पार्क ये बायोस्फीयर रिजर्व की तुलना में कम जो है वो लेस प्रोटेक्टेड है। हालांकि प्रोटेक्शन इसमें भी है, इसमें भी ह्यूमन एक्टिविटीज इन वेरी वेरी स्मॉल स्केल पर अलाउड है, वो भी विथ परमिशन, और इसकी भी बाउंड्री फिक्स होती है। इसका एरिया, ये बायोस्फीयर का एरिया सबसे कम होता है, कंपैरेटिवली नेशनल पार्क का एरिया ज़्यादा होता है, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इनका एरिया बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ह्यूमन एक्टिविटी, कुछ पर्टिकुलर प्लांट और एनिमल जिसको कंजर्व करना है, उनको नहीं आप कट कर सकते हैं, उनको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। ऐसे नेशनल पार्क में आप देखिए तो कान्हा नेशनल पार्क है, आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये सब जो है सेक्रेड ग्रुप्स हैं। ये ऐसे फॉरेस्ट पर्टिकुलर एरियाज हैं जिनमें लोगों का ये बिलीव होता है कि यहाँ पर हमारे जो इष्ट देव हैं, देवता हैं, जो मतलब डिवाइंस पावर्स यहाँ पर रहती हैं, तो वो उन पर्टिकुलर एरिया में न तो अपने ही जाते हैं, न दूसरों को उस पर्टिकुलर प्लांट या एरिया को डिस्ट्रॉय करने देते हैं। तो ये भी एक क्राइटेरिया है, एक तरीका है जिससे हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। हॉट स्पॉट वो एरिया होते हैं जहाँ पर प्लांट या एनिमल स्पीसीज खतरे में होती है, इंडेंजर्ड होती है, ठीक है, और वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में
प्रेजेंट होती है, यानी वहाँ अगर वो ख़त्म हो गए तो डिसअपियर भी हो जाएंगे। तो उस पर्टिकुलर एरिया को जहाँ पर स्पीसीज क्या है, एक नैरो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसका एग्जिस्टेंस क्या है, डेंजर में है, यानी उनको इंडेंजर्ड स्पीसीज हम कहते हैं। तो ये हॉट स्पॉट डिसाइड किए गए। अब देखिए एक्स सीटू कंजर्वेशन के जो क्या क्या पॉइंट हैं। एक्स सीटू में देखिए इसमें प्रॉब्लम हैबिटेट में है, पहले वाले में प्रॉब्लम हैबिटेट में नहीं था, इसमें प्रॉब्लम हैबिटेट में है। यानी हैबिटेट की वजह से, हैबिटेट में चाहे पोचिंग हो रही है, चाहे क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट है, कुछ भी हो सकता है, तो हैबिटेट के एडवर्स होने के कारण पर्टिकुलर प्लांट एनिमल स्पीसीज डिसअपियर होने के कगार पर है। तो उनको हम कंजर्व करना अगर चाहते हैं तो उनको हमें उस हैबिटेट से बाहर ले जाना होगा, ठीक है। यानी प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आउटसाइड द हैबिटेट ऑफ द एनिमल, और वो एनिमल एंड प्लांट उस मतलब उस प्लांट और एनिमल को उस हैबिटेट से बाहर ले जा करके हमें किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में सेव करना होगा। तो ऐसे इकोसिस्टम को क्या नाम दिया गया है, इकोलॉजिकल जूलॉजिकल पार्क, जू जिसको हम लोग कहते हैं। इसमें पर्टिकुलरली एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने की मैनेजमेंट होता है। बोटेनिकल गार्डन जिसमें प्लांट्स को सेव किया जाता है। वाइल्ड लाइफ सफारी या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, इसमें जो है पर्टिकुलर प्लांट या पर्टिकुलर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, होल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है। जबकि इन दोनों में जो इससे पहले जो वाइल्ड लाइफ और क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट पार्ट्स एट वेरी लो टेम्परेचर, यानी -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन में प्लांट एनिमल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने के मेथड को क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। यानी क्रायो प्रिजर्वेशन इज ए मेथड इन विच द प्लांट मटेरियल्स आर एनिमल आर प्रोटेक्टेड एट वेरी लो टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन। जीन बैंक, पॉलन बैंक या सीड बैंक, इस जो प्लांट पार्ट है उनके जीन यानी उसके प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट, रूट, स्टेम, लीव्स या सीड्स या पॉलन ग्रेन्स को हम सुरक्षित रख सकते हैं ताकि इनका नियर फ्यूचर में यूज किया जा सके। तो ये एक्स सीटू कंजर्वेशन अप्रोच रहे हैं, और इससे पहले हमने इन सीटू कंजर्वेशन पढ़ा था। अब इसके बाद से कन्वेंशन, यानी वर्ल्ड लेवल पे जो इकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया है, ठीक है, जैसे IUCN है या जो UNEP है। तो इसके लिए 2 वर्ल्ड लेवल के सबमिट हुए हैं। पहला है अर्थ सबमिट, इट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील इन 1992 एंड इसका एजेंडा पॉइंट क्या था, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मैंने बायोडाइवर्सिटी को सुरक्षित रखना, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ बेनिफिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, ये 2 एजेंडा पॉइंट थे। और दूसरा जो मीटिंग हुआ, दूसरा जो सबमिट हुआ उसके ठीक 10 साल बाद 2002 में हुआ, और ये कहाँ, इसका नाम था द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट वाज हेल्ड इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में है, इन 2002, यानी जस्ट आफ्टर 10 ईयर्स। और इसमें 190 कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट पे साइन किया, और वो एग्रीमेंट क्या था, वो कमिटमेंट क्या था, सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन बायोडाइवर्सिटी लॉस बाय 2010, यानी 2010 तक जो बायोडाइवर्सिटी के लॉस हो रहा है, उस जो प्रेजेंट रेट है उसको कम करके, बहुत कम करना, सिग्निफिकेंट रिडक्शन यहाँ वर्ड यूज किया गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बायोडाइवर्सिटी एंड होल बायोडाइवर्सिटी के जो दोनों पार्ट्स है उसके ऊपर हमने आपके साथ डिस्कस किया। और इस तरीके से अगर आपके 30% सिलेबस को रिड्यूस करके देखा जाए तो होल आपका सिलेबस यहाँ पर ख़त्म होता है, क्लास 12 का पूरा सिलेबस ख़त्म होता है। प्रैक्टिकल्स के वीडियो भी हमारे आपके काफ़ी 80% वीडियो आपके सामने आ चुके होंगे प्रैक्टिकल्स से रिलेटेड। तो इसके बारे में क्या मुझे करना चाहिए, अब आपको आपके लिए कैसे आपके लिए मैटर्स जो है लाया जाए, क्वेश्चन आंसर है, मॉडल पेपर है, या
आप इसके बारे में आप सजेशन हमें ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम उस हिसाब से अपने प्लानिंग कर सकें और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ले करके आ सकें। तो थैंक यू वेरी मच।